Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lecture of solid state physics. आज हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के हवाले से, उसमें हम इसकी थर्मोडायनामिक स्टडी करेंगे। मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स, सम मोर थर्मोडायनामिक्स ऑफ सम सुपर कंडक्टर्स। तो कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको पहले भी करवाई थी, तो वो आज हम थोड़ा उसको डिटेल में उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे और उसकी इंट्रॉपी और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम इसकी मज़ीद स्टडी करेंगे। अच्छा, अब ये तो थोड़ा आपको अंदाज़ा भी हो गया पढ़ने के बाद सुपर कंडक्टर्स के बारे में, और मज़ीद भी हमने देखा कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर लिमिट के बाद कंडक्टिविटी जो है वो बूस्ट करती है। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर मटेरियल्स जो हैं ये इनके पास दो स्टेट्स होती हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट में एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, एंड द अदर स्टेट दैट इज़ सुपर कंडक्टिंग स्टेट एट सम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये अब एक्सपेरिमेंट्स ने मज़ीद ये शो किया कि हम एक सुपर कंडक्टर को नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में स्विच कर सकते हैं और सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल में स्विच कर सकते हैं। अगर ग्रेजुअली अगर आपके पास, जैसे कि आप के पास लिक्विड और वाटर और लिक्विड स्टेट्स होती हैं, जिन लिक्विड वाटर स्टेट्स और देयर वेपर स्टेट्स, दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। वाटर को हम वेपर स्टेट में लेके जा सकते हैं और वेपर स्टेट्स को हम अगेन कंडेंसिंग लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन कर सकते हैं ना, स्टेट्स में ट्रांजिशनिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह ही ये दो स्टेट्स हैं, नॉर्मल स्टेट ऑफ कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स ऑफ कंडक्टर्स, जिनमें हम ट्रांजिशनिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच कर सकते हैं। एक फ़र्क तो एक हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर का ही आएगा ना, या वो अगर डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिक शो करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो या तो हम भी हमारे पास दो ही प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी बेस पे हम किसी भी कंडक्टर की सुपर कंडक्टिंग और नॉर्मल स्टेट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना वो प्रूफ करेंगे कि क्रिटिकल फील्ड, और नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट क्रिटिकल फील्ड एट सी, कोई भी आप क्रिटिकल फील्ड होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए, इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंडक्टिंग एंड द नॉर्मल स्टेट्स। जो क्रिटिकल फील्ड आप अप्लाई करेंगे, असल में उसी फील्ड पे जो एनर्जी होगी, मेजर ऑफ द एनर्जी, वो एनर्जी हमें देगी डिफरेंस बिटवीन सुपर कंडक्टिंग एंड द नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट्स। वही मतलब एक स्टैंडर्ड बना लेंगे ना हम कि एक एनर्जी, एक ख़ास एनर्जी है, वो कहाँ पे आएगी, क्रिटिकल फील्ड के ऊपर जो एनर्जी आएगी वो ही हमारे पास एक ख़ास एनर्जी है जो कि सुपर कंडक्टिंग और नॉर्मल स्टेट्स का हमें बताएगी, एक डिफरेंस बताएगी, एक एज बताएगी, जैसे बॉर्डर लाइन होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो कंसीडर करेंगे कि आपके पास एक सुपर कंडक्टिंग स्पेसिमेन है इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप या लॉन्ग सिलेंडर की शेप में है, क्योंकि उसको फिर सॉलिनाइड में रखना आसान हो जाता है ना। इसी तरह आपके पास एक टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एक सॉलिनाइड है आपके पास, और सॉलिनाइड के अंदर आपने रखा हुआ है सुपर कंडक्टिंग सिलेंडर, कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है। अब जब आप करंट गुजारेंगे उस सॉलिनाइड में से, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करेगा स्पेसिमेन के अंदर। अब असल में अब हमने जो कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी इंड्यूस हुई है मैग्नेटाइजेशन के ज़रिए, बाय कंसीडरिंग दी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पावर सप्लाई इन बिल्डिंग अप द फील्ड इनसाइड द सॉलिनाइड कैरिंग द स्पेसिमेन, कि कितनी जो वर्क डन हुआ है, असल में तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई ने भी कितना रोल प्ले किया है इन बिल्डिंग अप दैट मैग्नेटाइजेशन, बिकॉज जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो तो
करंट से ही आ रहा है ना, करंट कहाँ से आ रहा है, वो पावर सप्लाई से आ रहा है। तो बिकॉज ही अब जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क done by the power supply in building up the magnetic field because the changing flux through the solenoid induces a back EMF। अब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटाइजेशन भी इंड्यूस होगी, और लेकिन एक बैक EMF भी प्रोड्यूस होगी। ये हम फिज़िक्स के बेसिक प्रिंसिपल से हमें पता है। तो अगर हम मैग्नेटिज्म की थ्योरी देखें तो अब ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटाइजिंग द स्पेसिमेन, गौर से सुन लें, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटाइजिंग द स्पेसिमेन इज गिवन बाय दिस फार्मूला and you can get or find this formula in the regarding chapter of magnetization and magnetizing material। ये फार्मूला आपको वर्क डन देगा कि अब आपने जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का एक स्पेसिमेन रखा हुआ था उसको मैग्नेटाइज करने में कितना वर्क जो है वो यूटिलाइज होगा। वो वर्क हम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। First of all we need to calculate this work। ओके अच्छा, अब ये तो आपको फार्मूला समझ आ गया मेरा ख्याल है कि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी हम उस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करने के लिए जितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमें वो डायरेक्टली उस वर्क तक ले जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ, कुछ डायरेक्ट फार्मूला लिखा है और बी की वैल्यू, बी हमारे पास बी की एक्सटेंडेड वैल्यू है। ये भी आप सम मैग्नेटाइजिंग और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ बल्कि आपने की होगी। तो वहाँ से मैंने उठाई और यहाँ पुट किया बी की वैल्यू, और अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँगी। 1/4 पाई एच ए इंटेग्रल ऑफ एच ए एंड डी एच ए प्लस एच ए डी एम। ओके, अब इस वर्क में हम इनको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमें वर्क देगा, वर्क डन बाय द कॉइल, कॉइल के अंदर जितना वर्क डन हुआ प्लस वर्क डन थ्रू द स्पेसिमेन, जितना हमने, एक तो दो चीज़ें हैं ना, एक सोलिनॉइडल कॉइल है और एक स्पेसिमेन है, दोनों के ऊपर कितना कितना वर्क डन होगा वो टोटल वर्क होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मज़ीद, इसको तो मैं कर सकती हूँ इंटीग्रेट, 1/8 पाई एच ए स्क्वायर, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, और प्लस इस इंटेग्रल के बारे में अभी हमें मज़ीद कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है। तो ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा बाय मैग्नेटाइजिंग द होल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल एंड स्पेसिमेन। ओके, अब इसमें हमारे पास हमें स्पेसिमेन पे वर्क जितना हमने किया है या जितना वर्क हुआ है मैग्नेटाइज उसको करने के लिए, उसको अगर हमने फाइंड करना है तो वो HADM के बराबर होगा। और अब हमें इसको फाइंड करने के लिए थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट energy, the amount of energy entered in a system, that will increase its internal energy plus work done on the system। ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा है, और इसके थ्रू अब हमें, क्योंकि वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ ये वर्क डन DW जो है ये हम यहाँ से फाइंड करेंगे, और अगर मैं इसको इस इक्वेशन के थ्रू देखूं तो ये मेरे पास वर्क डन मौजूद भी है। नोट दैट दी वर्क डन DW ऑन दी बॉडी इज़ इक्विवेलेंट टू -DW। अच्छा, इसको हम -DW लेंगे, क्यों? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वो इसकी जो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम जो कन्वेंशनल उनके साइंस थे, उस साइंस के मुताबिक माइनस लेंगे
तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी क्यू इज़ इक्वल टू डी यू माइनस एच ए डी एम, यहीं से। और उसके बाद अब अगर हम बात करें नाउ, अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारी मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पर हुई है, तो इसका मतलब है कि अब हम इंट्रॉपी की फॉर्म में भी, इंट्रॉपी भी हम इस सिस्टम की लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये कंसीडर करना है कि हमारा वर्क जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। नाउ कम्स टुवर्ड्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन विच second law of thermodynamics gives the entropy of the system, where S is the ds is the entropy of the system। यहाँ से हम हीट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन से उसने डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट की, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू वो है एच ए डी एम, वेयर एम याद रहे आपको कि मैग्नेटाइजेशन है। यहाँ से हम डी यू की वैल्यू, एनर्जी तो हमारे पास यू की फॉर्म में ही आएगी ना, डी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डी यू ये हमारे पास आ जाएगा टी डी एस माइनस टी डी एस डी यू माइनस एच ए डी एम, टी डी एस और ये प्लस हो जाएगा एच ए डी एम। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 11.9 इसको विद द जनरल एक्सप्रेशन डी यू इज़ इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है। ये कहाँ से आई? ये थर्मोडायनामिक्स से वेल फैमिलियर इक्वेशन है इंटरनल एनर्जी की, इंट्रॉपी और प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें एक चीज़ इनका आपस में थोड़ा सा हमें रिलेशन पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास जो रोल प्रेशर और वॉल्यूम एक नॉर्मल थर्मोडायनामिकल सिस्टम में प्ले करते हैं, हमारे पास इस ख़ास जो स्पेसिमन और सिलेंडर का जो हमारे पास एक सिस्टम था, इसमें वही रोल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन प्ले करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद द एक्सप्रेशन फॉर गिव फ्री, वो ये अगर जैसे प्रेशर को आपने माइनस लिया, आप वहाँ एच ए को माइनस ले सकते हैं, वॉल्यूम को अगर प्लस लिया है तो मैग्नेटाइजेशन को प्लस ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी को आपने नेगेटिव करना है, या वॉल्यूम को करना है या प्रेशर को करना है। तो वो इसमें भी हम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन में भी। मतलब ये अब क्वांटिटीज़ एक जैसा रोल परफॉर्म कर रही हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सिस्टम में। अच्छा, अब अगर हमें चाहिए द एक्सप्रेशन फॉर गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ये भी आप थर्मोडायनामिक्स से लिखेंगे, U माइनस टी एस प्लस पी वी। ओके। अच्छा, अब इसमें हमने ऊपर देखा कि एज हमने एच ए को लिखा, कंसीडर कि एच ए प्लेज द रोल ऑफ प्रेशर एंड एम प्लेज द रोल ऑफ माइनस वी। अगर एम वॉल्यूम का रोल प्ले करे और क्रिटिकल फील्ड प्रेशर का रोल प्ले करे, तो हमारी ये गिब्स एनर्जी इस सिस्टम के लिए, हमारे अपने सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू यू माइनस टी एस माइनस एच ए एम। ठीक है। और अब इस इक्वेशन को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ये आ जाएगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस एच ए डी एम माइनस एम डी एच ए। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है और उसके बाद इसमें मैंने 11.9 इक्वेशन से वैल्यू इसमें पुट की है डी यू की वैल्यू मैंने पुट की है इस इक्वेशन से, 11.9 है। यहाँ से डी यू की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अब 3 टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मेरे पास बचेगा I will left with I would have minus s dt minus m
DHA की टर्म मेरे पास वापस बचेगी फ्रॉम 11.9 से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है इक्वेशन का। अच्छा, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, मेरे पास बचेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल जी इज़ इक्वल टू माइनस m पार्शियल HA। और अगर हम इसको मैं लिख देती हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अगर मैं कांस्टेंट, एक तो टेम्परेचर है इसमें और एक है फील्ड, अगर कांस्टेंट फील्ड की बात करूँ तो तब मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी पार्शियल जी माइनस एस पार्शियल टी, ये मेरे पास बनेगी कांस्टेंट फील्ड पे। ये ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट फील्ड पे हमारे पास गिव्स एनर्जी की वैल्यू आ गई है। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स ऑफ द स्पेसिमेन, क्योंकि स्पेसिमेन के पास दो स्टेट्स हैं, एक उसकी नॉर्मल स्टेट और दूसरी उसकी ट्रांजिशन और सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स। हम कहते हैं कि नॉर्मल स्टेट जो है मेटल की नॉन मैग्नेटिक स्टेट है, विद नॉन मैग्नेटिक है उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़ीरो होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नेटाइजेशन आप लेते हैं, और अगर मैग्नेटाइजेशन आपने एक्सटर्नल फील्ड ही अप्लाई नहीं किया तो मैग्नेटाइजेशन कहाँ से आएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, और देन m भी ज़ीरो हो जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, तो हम कहेंगे जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं, ये गिव फ्री एनर्जी इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल Gn ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द नॉर्मल स्टेट n इज़ नॉट चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। उसके पास जब से इंटरनल मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होगी तो, और अपनी नॉर्मल स्टेट में वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड से इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं जी नॉर्मल स्टेट में टेम्परेचर और फील्ड की जो नॉर्मल स्टेट होगी किसी भी टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल में मतलब नॉर्मल स्टेट में आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर, जब आपके पास एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ज़ीरो है और कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, दोनों की नॉर्मल स्टेट बराबर होंगी, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग तो उस टाइम हो ही नहीं रही होगी कि जो आप फील्ड अप्लाई करें और उसमें कोई ट्रांजिशन आए। तो नॉर्मल स्टेट में दोनों की जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है हमारा बराबर होगा, ये गिव फ्री एनर्जी बराबर होगी इस स्टेट की। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको 11.16 का नाम दिया गया। नेक्स्ट कंसीडर दी स्पेसिमेन इन दी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये हमारी नॉर्मल स्टेट है। अब अगर हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट कंसीडर करें, उसमें तो जाहिर है हम जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, इसी कंडीशन के अंदर मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर। अब हमने कंसीडर करनी है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो अब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में उसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ जहन में रख लें कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होगा, माइजनर इफेक्ट होगा। माइजनर इफेक्ट का मतलब है कि B इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जब B इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आएगी HA/4π। जब, क्योंकि हमें पता है कि B हमारे पास है H+4πm, तो टोटल फील्ड हमारे पास H+4πm है। अगर हमारे पास माइजनर इफेक्ट में क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में B ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि माइजनर इफेक्ट को वो होल्ड करती है, और B ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास मैग्नेटाइजेशन आ गई जितनी अब परफॉर्म होगी, m इज़ इक्वल टू -HA/4π, ये अप्लाइड फील्ड है। तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है। याद रहे कि नॉर्मल स्टेट में मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो थी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आपके पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आ गई है, तो अब आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे?
बाय यूजिंग डी जी एस 1/4 पाई एच ए डी एच ए। ये इक्वेशन 11.4 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम 11.14, वहाँ से मैंने ये वैल्यू लिख ली है। और इसमें अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगी। ये हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अपने पोटेंशियल की या एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसको मैं अब इंटीग्रेट करूँगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एस। इसको इंटीग्रेट करने लगी हूँ, तो जी एस टी एच ए स्क्वायर ओवर 8 पाई प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैंने इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। कांस्टेंट की वैल्यू आप कंडीशंस लगाकर मेजर कर सकते हैं कि व्हेन एच ए इज़ इक्वल टू 0, अगर ये अप्लाइड फील्ड की कंडीशन आप लगाएं तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। ये एच ए अगर 0 हो गया तो ए आपके पास आ जाएगा जी एस टी 0, और ये मैं वापस पुट करूँगी तो जी एस की फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एच ए स्क्वायर ओवर 8 पाई प्लस सुपर कंडक्टिंग स्टेट व्हेन अप्लाइड फील्ड 0। ये इक्वेशन है 11.18, और ये भी एक खासी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें हमें एक तो ये चीज़ मिलेगी कि आपका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल देख लें कि आपका जब अप्लाइड फील्ड 0 होगा उसमें आपका पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ एच ए स्क्वायर ओवर 8 पाई। एक तो इक्वेशन आपको ये बताती है। दूसरा आपको बताती है शोज़ दैट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ऑफ द सुपर कंडक्टर, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ऑफ द सुपर कंडक्टर से मुराद ये गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको इसी यही पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं जो कि इस एनर्जी की शक्ल में है। इज़ इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज़ करेगा, वो हमें यहाँ से नज़र भी आ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब हमने उसका सुपर कंडक्टिंग स्टेट का मतलब है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी सुपर कंडक्टर का इंक्रीज़ होगा, वो हमें इस इक्वेशन से पता भी चल रहा है। तो एट द क्रिटिकल फील्ड एच सी, अगर अब हम क्रिटिकल फील्ड की बात करें, ये इंक्रीज़ होगा कहाँ तक, क्रिटिकल फील्ड तक ही होगा ना, एच सी जो हमारी ख़ास वैल्यू है। अच्छा, जब हम क्रिटिकल फील्ड तक पहुँचेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, जी एन टी ऑफ एच सी नॉर्मल स्टेट और ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट एच सी पे तो जाके बराबर होंगी ना, टेम्परेचर भी एक रखा आपने कोई, और फिर क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू भी हर स्पेसिमेन के लिए एक होती है, तो वहाँ पे वो एच, जैसे मैंने कहा बॉर्डर लाइन, उसके ऊपर तो नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बताता है कि ये यहाँ पे आके हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। दिस शोज दैट द सुपर कंडक्टिंग एंड नॉर्मल states of a specimen are in equilibrium along the critical field curve। critical field curve HC वर्सेस T, अगर मैं इसकी कर्व बनाऊं critical field HC और T की, यहाँ पे मैं अगर एक कर्व प्लॉट करूं, ये अप्लाइड फील्ड है, ये मेरे पास टेम्परेचर है, तो ये कर्व में आप मतलब फील्ड बढ़ा रहे हैं, ज़ीरो पे तो कोई आपके पास नहीं आएगा, ज़ीरो पोटेंशियल है। जैसे जैसे आप फ्री एनर्जी आपके पास इस तरफ, अच्छा, अब जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड, बढ़ा रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंशियली आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पोटेंशियल भी साथ बढ़ता ये एक्सपोनेंशियली कर्व आ रही है यहाँ पे। तो ये आपके पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट की कर्व आ गई कि आपको नज़र भी आ रहा है, और सुपर कंडक्टिंग कहाँ तक कि ये यहाँ तक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एच सी आ गया। अब क्रिटिकल फील्ड, अगर यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड है तो उसके बाद देखें कि चेंज नॉर्मल स्टेट की तरह हो जाता है, लीनियर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल है और ये नॉर्मल स्टेट आपकी आ जाएगी,
ये नॉर्मल स्टेट हो गई, नॉर्मल स्टेट, और ये सारी इधर वाला साइड, ये वाला पोर्शन सारा, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। तो मतलब ये एच पे, एच सी पे आके ये दोनों आपस में ही पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। नॉर्मल के बाद देखें बिहेव, इस एच सी के बाद देखें कि सुपर कंडक्टिंग का बिहेवियर भी नॉर्मल की तरह का ही हो जाता है, मतलब लीनियर हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था। और अगर हम इक्वेशन 11.16 और 11.18 को देखें, 11.16 और 11.18 को मिला के आप एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। जी एन नॉर्मल स्टेट पे, नॉर्मल स्टेट है और अप्लाइड फील्ड ज़ीरो है, तो ये एच सी स्क्वायर ओवर 8 पाई प्लस सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये इक्वेशन 11.16 में हमने कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, ये 11.16 और 11.18 को हम मिलाएंगे तो ये 11.18 देखिए आपके सामने लिखी भी हुई है, वहाँ से मैंने ये इक्वेशन डिड्यूस किया। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं जी एन ऑफ टी ऑफ ज़ीरो माइनस जी एस ऑफ टी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू एच सी स्क्वायर ओवर 8 पाई। अच्छा, अब ये देखें कि ये डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स है, तो ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इट शोज़ दैट कि दोनों का डिफरेंस एच सी स्क्वायर ओवर 8 पाई के बराबर है। दोनों स्टेट्स का डिफरेंस इज़ ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर दोनों स्टेट का आप डिफरेंस फाइंड कर लें तो ये आपके पास स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी सुपर कंडक्टर के लिए कि कहाँ पे वो आपकी एज लाइन क्या है, वो एज लाइन बॉर्डर लाइन आपकी क्या है जहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलती है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट टू डिड्यूस, और यहीं पे ही हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है कि हमने किया क्या है। इक्वेशन 11.20, ये 11.20 इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इट शोज़ दैट एच सी स्क्वायर ओवर 8 पाई इज़ ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सुपर कंडक्टर्स, एंड दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट।